जीत लूंगा, खुद से आज ये वादा करो। हौसले टूटे, हिम्मत टूटे, लेकिन मजबूत अपना ये इरादा करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। साथियों, हम लोगों ने जो आपसे वादा किया था कि इस बार सक्सेस क्लासेज आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी, इसी क्रम में हम लोग आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। आप विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी आज जो समस्या बनी हुई है कि मैं मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे मजबूत करूं और कैसे एक नजदीक कॉलेज में रहकर अपने आप को स्थापित करूं और अपने परिवार वालों की और अपने सपने को कैसे शिक्षक बन के पूरा करूं। तो इस आपकी सफलता में आपके साथ खड़ी रहेगी आपकी सक्सेस क्लासेज, जिसमें मैं आज बात करूंगा एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है भाषा शिक्षण की विधियां। जिसका नाम आपको नजर आ रहा है, ये नया टॉपिक है। पिछली बार आपके सिलेबस में इस टॉपिक से 4 प्रश्न देखने को मिले। प्यारे साथियों, यहां हम लोग देखेंगे भाषा शिक्षण की विधि। अब भाषा शिक्षण की विधि में कौन कौन सी विधियां आप लोग पढ़ेंगे, कैसे प्रश्नों की प्रकृति रहती है, आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक है ये। पहली बार इनको पढ़ रहे हैं तो आपकी समझ में आए, इसलिए मैं कुछ भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां आपको पढ़नी है। पहली हम एक विधि पढ़ेंगे किंडरगार्टन। पहली विधि कौन सी पढ़ेंगे? किंडरगार्टन। दूसरी एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है आपकी खेल विधि। दूसरी कौन सी है? खेल विधि। और तीसरी एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है मांटेसरी। जिसका नाम क्या है? मांटेसरी। तीसरी एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है मांटेसरी। चौथी एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है डाल्टन। आप देखते रहिए, पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण ये चीजें हैं कि आपको पढ़ना क्या है। फिर एक विधि पढ़ेंगे प्रयोजना। एक विधि कौन सी पढ़ेंगे? प्रयोजना। हम आगे बढ़ेंगे और अगली हमारी विधि पढ़ेंगे ड्रेकाली। कौन सी? ड्रेकाली। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे बुनियादी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा। इसके बाद हम लोग अगले सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और अगला हमारा आ जाएगा दल शिक्षण। कौन सी विधि आ जाएगी? दल शिक्षण। के बाद में अगली है आपकी सूक्ष्म शिक्षण। अगली कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण। इसके बाद ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा। यहां से पिछली बार 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। आप कॉफी और पेन लेके बैठ सकते हैं, हम क्लास में याद करेंगे, आपको मजा आने वाला है आज की इस कक्षा में। तो आप अपने सभी साथियों को यहाँ जोड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रत्येक टॉपिक की क्लास मिलने वाली है। तो आप भी मस्त रहें। अब मैं आपसे बात करता हूं पहली विधि की, जिसका नाम है किंडरगार्टन। पहली विधि जिसका नाम है किंडरगार्टन। अब एक प्रश्न से हम लोग यहां आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन विधि। एक प्रश्न यहां आपके बीएसटीसी के पेपर में पूछा गया कि किंडरगार्टन विद्यालय किसके द्वारा खोला गया। एक प्रश्न था, किंडरगार्टन विद्यालय, किंडरगार्टन विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? द्वारा स्थापित किया गया या स्थापित किए गए? स्थापित किया गया। ऑप्शन अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए फ्रॉबेल के द्वारा, ऑप्शन बी मांटेसरी के द्वारा, ऑप्शन सी ड्रेकाली के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। इसी प्रश्न को
बीएसटीसी के पेपर में पूछा गया। वहां इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लिया कि वहां इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लिया कि किंडरगार्टन विद्यालय किस जगह पर स्थापित किए गए। वहां जवाब था जर्मन में स्थापित किए गए। और किसके द्वारा स्थापित किए गए, तो आपका उत्तर रहेगा फ्रोबेल के द्वारा इन विद्यालयों को क्या किया गया, स्थापित किया गया। अब एक बात यहां आती है कि किंडरगार्टन जो शब्द है, यह किंडरगार्टन शब्द कौन सी भाषा का है, यह शब्द आपके जर्मन भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन शब्द कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का है। दूसरी आपके बात रहेगी, किंडरगार्टन विधि का जो जनक आपके माने जाते हैं, वो जनक माने जाते हैं फ्रोबेल। जनक कौन माने जाते हैं, फ्रोबेल। तो फ्रोबेल कौन है, एक शिक्षा शास्त्री हैं। कौन है, एक शिक्षा शास्त्री हैं। और ये निवासी कहाँ के हैं, तो ये निवासी है जर्मनी के। कहाँ के निवासी है, जर्मनी के निवासी है। और फ्रोबेल की पहचान एक शिक्षा शास्त्री के रूप में होती है। तो एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि फ्रोबेल निवासी कहाँ का है, जर्मनी का। किंडरगार्टन यदि शब्द पूछा जाए तो कहाँ, कौन सी भाषा का है, तो जर्मन भाषा का। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। फ्रोबेल की यह विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। अगला एक प्रश्न यहां से बनता है, उपयोगी कितने वर्ष के बालकों के लिए है, तो 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए क्या है, उपयोगी है। बालकों के लिए क्या है, उपयोगी है। 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए यह विधि क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। फिर जो काम की बात है यहां से जो पेपर में सीधे पूछी जाएगी, फ्रोबेल कुछ उपमाएं देता है। फ्रोबेल क्या देता है, कुछ उपमाएं देता है जो आपकी काम की है। फ्रोबेल ने शिक्षक को क्या कहा है, फ्रोबेल शिक्षक को कहता है माली। शिक्षक को क्या कहता है, माली। छात्र को क्या कहता है, पौधा। छात्र को क्या कहता है, पौधा। और विद्यालय को क्या कहता है, विद्यालय को कहता है बगीचा। विद्यालय को क्या कहता है, बगीचा। शिक्षक को कहता है माली, छात्र को कहता है पौधा और विद्यालय को कहता है बगीचा। कि सर हम तो समझे नहीं ये कैसे हुआ और क्यों कहा इसने। आपने एक माली को देखा है, वह दिन और रात मेहनत करके अपने उपवन को एक सुंदर बनाने के लिए उसमें सुंदर फूल आए, फल आए और वह उन्नति की ओर बढ़े। दिन और रात सींचता है, उसमें गोड़ लगाता है और पेड़ों का रख रखाव करता है। ऐसे ही एक शिक्षक अपने छात्र उन्नति के शिखर पर जाए, उन्हें एक दिशा दिखाता है, उन्हें एक लक्ष्य दिखाता है और उस दिशा से भटके नहीं, लक्ष्य की ओर जाए, उन्हें एक क्रम पर चलायमान रखता है। जब वो डिमोटिवेट होते हैं, उनमें एक नई आशा का संचार करता है कि आप कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं, जैसा सोचोगे। उन्हें बहुत सारे नैतिक उपदेश देता है, उन्हें बहुत सारे अपने जीवन के उद्देश्य बताता है कि तुम जो कुछ भी सोचोगे तुम कर जाओगे, तुम जिद पर हो तो हर मंजिल में जीत जाओगे। ऐसे ही एक शिक्षक उनमें मोटिवेशन उत्पन्न करता है। आपने सुना ही होगा, आभूषण एक सुंदर होते हैं, लेकिन पहनने वाला यदि सुंदर मिल जाए तो आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही शिक्षक श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसके द्वारा पढ़ाया गया छात्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है तो शिक्षक श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। एक शिक्षक सुविधादाता होता है, मार्ग प्रदर्शक होता है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। वही काम आपके बीच में आपकी सक्सेस क्लासेज कर रही है, जो विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उन्हें अपने लक्ष्य पर पहुंचा रही है। सक्सेस में आपको मिलेंगी वो ऑनलाइन क्लासें, ऑनलाइन के साथ साथ वो एक्स्ट्रा क्लासें, जो आपकी रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासें जो स्टार्ट हो चुकी हैं 5 से 6 शाम को आपको मिलेगी, 7 से 8 आपको मिलेगी। आर्य सर से आप भी रीजनिंग पढ़िए और अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए साथियों, अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। इधर ध्यान दीजिए, शिक्षक को माली कहेंगे, छात्र को पौधा कहेंगे
और विद्यालय को बगीचा कहेंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है पहली विधि में। एक बार दोबारा देख लीजिए। इस विधि में जो कर्म की बातें हैं वो आपको याद रखनी है। किंडरगार्टन शब्द कौन सी भाषा का है ये याद रखना है, जर्मन भाषा का है। इस विधि का जनक कौन है, फ्रोबेल, जो आपको याद रखना है। वो कहाँ का निवासी है, तो जर्मनी का निवासी है। वो कौन है, एक शिक्षा शास्त्री है। कितने वर्ष के बालकों के लिए यह विधि उपयोगी है, 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। अगले क्रम में आपको याद रखना है, शिक्षक को माली, छात्र को पौधा और विद्यालय को बगीचा कहा है। यहां जाकर आपकी एक विधि समाप्त हो जाती है। अब आप अगली विधि की बात करेंगे जिसका नाम है खेल विधि। जिसका नाम क्या है, खेल विधि। अब आप जानते ही हैं, खेल बालक की एक स्वाभाविक क्रिया होता है। जितना आनंद उसे खेलने में आता है उतना और किसी कार्य में नहीं आता। तो हम जानेंगे यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातों को। यहाँ आपको पता है खेल विधि का जो जनक है वो खेल विधि के जनक हैं हेनरी कोल्ड बेल कुक। केवल इतनी याद रखनी है बातें, हेनरी कोल्डवेल कुक प्रतिपादन करेंगे 1921 में। कौन सी विधि का, आपकी खेल विधि का। कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है, यह भी महत्वपूर्ण बात रहेगी। उपयोगी कितने वर्ष के बालकों के लिए, तो 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए यह विधि क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए कौन सी विधि, खेल विधि। कैसा विकास बालक का करती है, तो बालक का सर्वांगीण विकास करती है। कैसा विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है। अब आप कहेंगे कि सर्वांगीण विकास में क्या है, एक बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई। आप खेल खेलते हैं, जिंदगी भी आपसे खेल खेलती है। जब जिंदगी आपसे खेल खेलती है तो उस खेल में आपकी डपली को बजाने वाले आपके अपने ही होते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप एक खेल खेल रहे हैं, जिस खेल में आप दौड़ते हैं आपका शारीरिक पक्ष मजबूत होता है। आप तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, वितर्क करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, आपका मानसिक पक्ष मजबूत होता है। खेल में आप लोग हारते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही तो यहाँ जीत है। जब आप हारते हैं तो थोड़ा सा मन दुखी होता है, फिर उसमें आपका यानी कि संवेगात्मक पक्ष मजबूत होता है, क्रोध आपका शांत होता है, आप संतुलित होते हैं, सामाजिक पक्ष आपसी प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे का सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। फिर इसके बाद आपका नैतिक पक्ष मजबूत होता है, आप में अनुशासन, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसलिए यह विधि बालक का कैसा विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है। कौन सी विधि, खेल विधि। अब अगली बात कर लेते इसी विधि की। यहाँ ध्यान देना आप लोग, यह विधि प्राथमिक स्तर पर जो काम की बात है वो ध्यान से देखना। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की उपयोगी विधि है। जी सर, गणित शिक्षण की क्या है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधि है। गणित शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर क्या है, उपयोगी विधि है। ये काम की बात है। अब यह एक कैसी विधि है, ये इसका दोष है, खर्चीली विधि है। कैसा विधि है, खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है। अब ये विधि क्या लेती है, समय अधिक लेती है। क्या लेती है, समय अधिक लेती है, समय अधिक लेती है, समय अधिक लेती है। तो ये चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। अब अगली एक विधि की मैं बात करूं जिसका नाम है मांटेसरी। अगली एक विधि है जिसका नाम है आपके क्या, मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि, मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि में जनक आपको ध्यान रखना है, जनक है इटली की शिक्षा शास्त्री है, निवासी कहां की है, इटली की। और ये कौन है, शिक्षा शास्त्री, इटली की शिक्षा शास्त्री
और ये कौन हो गई आपके मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी इटली की निवासी है। इन्होंने कब 1907 में एक विधि का प्रतिपादन किया गया जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, मांटेसरी के नाम से जानते हैं। यह विधि उपयोगी है कितने वर्ष के बालकों के लिए, तो 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए। 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए क्या है, उपयोगी है। यह विधि आधारित किस पर है, तो एक बात याद रखना है, आधारित है ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर। किन पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। अगली एक बात आएगी, इस विधि के उपनाम क्या है। अगली जो बात है वो है उपनाम। इस विधि को हम लोग खेल खिलौना विधि भी कहते हैं। खेल खिलौना विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम लोग संगति विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम लोग साचर्य विधि भी कहते हैं। साचर्य विधि भी कहते हैं क्योंकि इस विधि में बालक खेल खेल में सीखता है। आपको पता है ये एक उम्र है 3 से 7। यहां ये पूर्व बाल्यावस्था की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है और पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो इसलिए इसे खेल खिलौना विधि कहा जाता है। साचर्य हम जानते हैं संबंध का बनना। संबंध का बनना हमने यहां आपको जाना कि साचर्य का नियम आपके थॉर्नडाइक देता है, लेकिन साचर्य के नियम पर पावलोव का सिद्धांत आधारित है। साचर्य का एक संप्रदाय जॉन लॉक देता है जो अनुभव पर बल देता है। जी गुरुजी, साचर्य बात क्या है, साचर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो साचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है संबंधों को स्थापित करना। संबंधों को क्या करना, स्थापित करना। एक वह क्रिया, वह नियम जिसमें कोई क्रिया वही के वही रहती है, केवल और केवल क्रिया का स्थान परिवर्तित होता है। क्रिया वही के वही रहती है, उसका क्या परिवर्तित होता है, स्थान। जैसे एक प्रेमिका उसकी प्रेमिका को देखकर उसके फोटो से बातें करना। एक माँ का अपने बेटे की वस्तुओं से उसी प्रकार प्रेम करना जैसे वो उससे किया करती थी। जी गुरुजी, अभी हमारी समझ में नहीं आया तो आप लोग एक उदाहरण से और देख सकते हैं। आपने करण अर्जुन मूवी को देखा है जहां उसकी माँ उसकी तस्वीर से क्या करती है, बात करती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। यहां आपको मुंशी वाला वो डायलॉग याद आ सकता है कि ठाकुर तो गियो करण अर्जुन आ गयो। जहां आप जॉन लीवर की वो बात सुन सकते हैं कि मैंने देखा रे बाबा, क्या दौड़ रहे थे घोड़े, लड़ रहे थे घोड़े, कहां देखा था, कि महाभारत में देखे रे बाबा। तो संबंध का बनना, जैसे कुत्ते के मुंह से लार का आना, जो लार भोजन को देखकर आ रही थी वो घंटी को देखकर आ जाएगी। ऐसे ही घंटी बजते ही आपका बाहर जाना, हॉस्टल में से बाहर आना, जो भी सारी चीजें हैं, कमरे से शिक्षक का बाहर निकल जाना, समय होने पर एहसास होना, तो यह है साचर्य का नियम। क्रिया वही की वही रहती है और उस क्रिया का स्थान परिवर्तित होता है, जिस पर आपके पावलोव का सिद्धांत आधारित है। आपको पता है पावलोव एक शरीर शास्त्री थे। 1904 में अपना एक सिद्धांत देते हैं जिसे कंडीशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते ही हैं, शास्त्रीय अनुबंधन उसके सिद्धांत का नाम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मांटेसरी विधि, जिसमें हमने जाना इटली की एक शिक्षा शास्त्री है जिनका नाम है मारिया मांटेसरी, और मारिया मांटेसरी के द्वारा एक विधि का प्रतिपादन किया गया 1907 में, जिसे कहते हैं मांटेसरी विधि। इसे खेल खिलौना विधि, संगति विधि, साचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। किस पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। आगे इसकी बात कर लेते हैं। इस विधि में 2 प्रकार के कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं। कार्ड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक आपका चित्र कार्ड है, एक कौन सा कार्ड है, चित्र कार्ड, और एक कौन सा कार्ड है, नाम कार्ड। एक कौन सा है, नाम कार्ड, चित्र कार्ड। जैसे आ से, और आपने एक चित्र बता दिया अनार का, आ से अनार। जैसे आपने ना से एक चित्र बना दिया नल का,
ऐसे बालक को बताना। अब बालक केवल उन्हीं शब्दों को जानेगा जिनके उसके सामने चित्र है। अब आज से आप उसे अनपढ़ बताएं, अनपढ़ नहीं जानेगा, क्योंकि उसने आज से अनार को जाना है। इस बालक केवल और केवल उन्हीं चीजों को जानता है जो उसके सामने है। इसीलिए यह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर आधारित एक विधि है, जिसमें आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मारिया मांटेसरी किसके पक्ष में थी? बालक को लिखना सिखाने के पक्ष में थी। क्या सिखाने के पक्ष में थी? लिखना सिखाने के पक्ष में थी। आप जब भाषा को सुनते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो भाषा का एक स्वाभाविक क्रम होता है। हम स्वभाव से किसी चीज को पहले सुनते हैं, सुन करके हम लोग बोलते हैं, बोल करके हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके हम लोग लिखते हैं। अगर भाषा के मनोवैज्ञानिक क्रम की मैं बात करूं, तो भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम होता है पहले चीजों को सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यदि मांटेसरी की बात करूं, तो मांटेसरी के अनुसार क्रम होता है पहले चीजों को सुनते हैं, सुनने के बाद हम लोग बोलते हैं, बोलने के बाद हम लोग लिखते हैं और लिखने के बाद हम लोग पढ़ते हैं, लिखने के बाद क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब जी गुरुजी, ये सुनना क्या होता है? सुनना क्या होता है? सुनना होता है सुन करके अर्थ ग्रहण करना। केवल सुन करके क्या ग्रहण करना? अर्थ ग्रहण करना। बोलना स्पष्टता और शुद्धता के साथ में शुद्ध उच्चारण बोलना कहलाता है। बोलने का आधार यानी कि स्पष्टता और शुद्धता होती है। लिपिबद्ध चीजों को करना और लिपिबद्ध करके अर्थ ग्रहण करना, लिपिबद्ध चीजों को करना और लिपिबद्ध करके अर्थ ग्रहण करना लिखना होता है। पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, एक प्रकार का उद्देश्यपूर्ण चिंतनपूर्ण एक क्रिया है, जिसमें हम भावों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भावों का क्या ग्रहण करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। अब आपसे पूछा जाए, सभी कौशलों का आधार कौन सा कौशल कहलाता है? सुनना। लेकिन सुनने से अपना विकास कौन सा लेता है? बोलना। लेकिन सबसे कठिन कौशल पूछा जाए, लिखना। और सबसे महत्वपूर्ण कौशल पूछा जाए, तो वो आपका पढ़ना होता है। चीजों को यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं मांटेसरी विधि पर आपको और आगे ले चलता हूँ। यहाँ से यदि कोई और प्रश्न पूछा जाता है, तो वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बालक के सबसे पहले लिखना सिखाने की प्रक्रिया में, लिखना सिखाने की प्रक्रिया में से क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाना है आपको, तो सबसे पहले उसको नाम लिखना सिखाया जाता है। बालक को क्या लिखना सिखाया जाता है? नाम लिखना सिखाया जाता है। नाम लिखने के साथ साथ फिर उसे विभिन्न प्रकार के कौशल भी सिखाए जाते हैं। सीधी रेखा खींचना, तिरछी रेखा खींचना, उसके बाद सारी क्रिया यहाँ आप लोग करते हैं। तो नाम लिखना सिखा दिया, नाम लिखना वो सीख गया। लेकिन अगली एक बात जो पूछी जाती है, क्या मांटेसरी विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्या? जी नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं। मांटेसरी विधि केवल और केवल 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। 1907 में इसका प्रतिपादन किया गया है। यह कुछ मांटेसरी विधि से जुड़े हुए रोचक तत्व थे। अब अगली जो विधि इस क्रम में आती है, उसका नाम है अगली विधि का। इससे शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं कलर यहाँ चेंज करता हूं। अगली जो विधि है, जिसका नाम है ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि। अब ये कौन सी विधि होती है सर? ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि का जो जनक है, वो जनक आपके हैं ओविड ड्रेकाली। जनक कौन है? ओविड ड्रेकाली। ड्रेकाली विधि की केवल इतनी बात याद रखनी है, जनक कौन है? ओविड ड्रेकाली। ओविड ड्रेकाली। अब यह किस पर आधारित विधि है? दूसरी बात जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आधारित किस पर है? तो यह आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। व्यक्तिगत विभिन्नता पर। अब आप लोग एक बात कह रहे होंगे कि सर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? क्या है ये व्यक्तिगत विभिन्नता और क्या होता है इसमें? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों में पाए जाने वाला अंतर।
वो अंतर रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तियों में पाए जाने वाला अंतर, वो अंतर रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर हो सकता है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का जो जनक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक है गाल्टन। आपको पता ही होगा गाल्टन। और गाल्टन आपको पता ही है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात करता है। कुछ और मैं यहाँ बात कर लूं, अगर हरलॉक आपसे पूछे जाते तो हरलॉक कहते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा है वो प्रत्येक बच्चा क्या है, विशिष्ट है। श्रीमती जो हरलॉक है वो एक बात कहती है, विशिष्ट होता है प्रत्येक बालक। प्रत्येक बालक क्या होता है, विशिष्ट होता है प्रत्येक बालक। लेकिन आपके कौन, जेबी बार्सन, आपके बार्सन एक बात कहते हैं कि बार्सन एक बात कहते हैं, सभी बालक समान होते हैं। सभी बालक क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी बालक क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन श्रीमती हरलॉक दोबारा एक कथन कहती है, श्रीमती हरलॉक दोबारा एक कथन कहती है और वह एक चीज कहती है कि कोई भी दो बालक समान नहीं होते। कोई भी दो बालक क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते, समान नहीं होते। अब ये कैसे गुरुजी, ये क्या होता है? तो चीजों को सुनना। एक ही मां से उत्पन्न संतानें रंग, रूप, भाषा और जाति के आधार पर समान नहीं होती। एक को गुस्सा ज्यादा आता है, एक गुस्सा नहीं करता। एक में प्रखर बुद्धि पाई जाती है, एक मंद बुद्धि होता है। एक का रंग सांवला होता है, एक गोरा होता है। तो उनमें एक अंतर पाया जाता है। कोई भी दो बालक समान नहीं होते। लेकिन आप में से कुछ विद्वान यहाँ बात कर रहे होंगे, जहां आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन याद आ रहा होगा। उन्होंने एक बात कही थी, तुम अपने आप को ताकतवर समझोगे तो ताकतवर बन जाओगे, और तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे। आपका बनना आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं, मैं आपके भविष्य को लेकर क्यों चिंतित हूं? क्योंकि आप अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं, और इस सपने को पूरा करने के लिए आप लोग सक्सेस क्लासेज के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप जहां भी एक प्रवेश लें, अपने आप को सुनिश्चित करें, अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। एक ऐसे संस्थान का चुनाव करें जहां आपका भविष्य सुंदर नजर आए, सुसज्जित नजर आए, जहां आपकी आवश्यकताओं को, जहां आपकी इच्छाओं को, जहां आपके प्रश्नों को, जहां आपकी जिज्ञासाओं को समाप्त किया जाए। ऐसा आपको यहाँ क्या मिलने वाला है? जो साथी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता दूं, सक्सेस क्लासेज में आपको मिलेगी आरएस सर की वो रीजनिंग जिसके आप लोग हैं दीवाने, जहां आप शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से कुछ चीजें समझ सकते हैं। हमारे पास नए जिले के आधार पर ज्योग्राफी को कैसे मजबूत करना है, मोरियाली सर है। और इतिहास में मेवाड़ पर कैसे पकड़ बनानी है और मेवाड़ को कैसे मजबूत करना है, रामराज जी हैं। और हिंदी में तो हमारा कहना ही क्या है, हिंदी और इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग देख ही रहे हैं। तो एक ऐसे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करें जहां आप लोग अपना इतिहास लिखें। तो साथियों, यहाँ ध्यान देना कि कोई भी दो बालक समान नहीं होते, यह कथन श्रीमती हरलॉक का है। मांटेसरी विधि को हमने पढ़ा है, लेखनी पकड़ने पर ज्ञान देती है, हम यह जानते हैं। चलो आगे बात करते हैं ड्रेकाली विधि की। ड्रेकाली विधि को भी हमने पढ़ा है। अब मैं जिस विधि की बात कर रहा हूं उस विधि का नाम है, आपको समझ में आ रहा होगा, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब इससे आएगा आपकी परीक्षा में प्रश्न। अब प्रश्न क्या आता है वो भी जान लेते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो जनक है वो जान लेते हैं थोड़ी सी देर। सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक आप जानते ही हैं, आप बता रहे होंगे। सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है इसका जनक है यानी कि एलन। इसका जनक क्या है? एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक है एलन। 1963 में इस विधि का क्या किया जाएगा, यानी कि विकास किया जाएगा। अगर पूछा जाए इस विधि का वास्तविक जनक, आप ध्यान देना मेरी बातों पर, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना।
वास्तविक जनक आपसे पूछा जाए या फिर इस विधि का सर्वाधिक विकास करता पूछा जाए, सर्वाधिक विकास करने वाला पूछा जाए तो सर्वाधिक विकास कौन करेगा, तो सर्वाधिक विकास करेगा कौन, यानी कि एलन। इससे अपना वास्तविक स्वरूप कब प्राप्त होगा, तो 1963 में प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा, 1963 में प्राप्त होगा। इस विधि का उपयोग उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ये भी काम की बात है। इस विधि का जो उपयोग या प्रयोग है, वो उपयोग या प्रयोग इस विधि का कहाँ किया जाएगा, तो केवल और केवल उच्च स्तर पर किया जाएगा, उच्च स्तर पर किया जाएगा। या मैं आपको और समझाने के लिए लिख दूं, महाविद्यालय, महाविद्यालयों में इस विधि का, विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय है उसमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज, एलन, एक चीज, इस विधि में समय क्या होता है, समय होता है आपके 5 से 10 मिनट। यदि ऑप्शन में 5 से 10 मिनट नहीं है तो समय 5 से 7 आपको करके आना है, ये काम की बात है। 5 से 7 मिनट आपको करके आना है। छात्रों की संख्या क्या रहती है, तो छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या आपकी रहती है, और वो कितनी रहती है, 5 से 10 छात्र रहते हैं, 5 से 10 छात्र रहते हैं। इसमें इसका प्रमुख जो उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण है। मुख्य जो उद्देश्य इस विधि का है, वह मुख्य उद्देश्य है, ये आपको पता है, बालक में विभिन्न कौशलों का क्या करना, विभिन्न कौशलों का विकास करना, विभिन्न कौशलों का क्या करना, विकास करना, विभिन्न कौशलों का क्या करना, विकास करना। अब विभिन्न कौशल कैसे, जब आप लोग बीएसटीसी बीएड करेंगे तो आपको टीचर बनाया जाएगा, छात्र अध्यापक टीचर तो आप लोग बन गए जिस दिन आपका बीएसटीसी बीएड में नंबर आ गया, लेकिन उसे आपको एक स्थायी रूप देना है। उस स्थायी रूप के लिए आप 2 वर्ष का एक प्रशिक्षण लेते हैं। उस प्रशिक्षण में आपको विभिन्न प्रकार के कौशलों के माध्यम से एक श्रेष्ठ शिक्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप लोग एक चीज पे ध्यान देंगे, पाठ्य योजना आपको कैसे बनानी है, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वलन कौशल, उद्दीपन कौशल, व्याख्यान कौशल, उदाहरण कौशल, इनके माध्यम से आप लोग कैसे अपनी चीजों को क्लियर करेंगे। आप छात्रों से कैसे टॉपिक प्रारंभ करेंगे, कैसे छात्रों का सहयोग लेंगे, कैसे उदाहरण, कैसे दृष्टांत, कैसे उन्हें पुनर्बलन प्रदान करेंगे, इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे और ध्यान रखकर अपनी चीजों को बढ़ाएंगे। तो यहां आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यह जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है, इस विधि में होता क्या है, एक नवनियुक्त शिक्षक को अनुभवी शिक्षक के साथ में सीखने का एक अवसर मिलता है। अब कोई नया शिक्षक जाता है तो उस नए शिक्षक को पुराने शिक्षकों के साथ में सीखने का अवसर मिलता है। कम समय में कम छात्रों के माध्यम से एक बार में केवल एक ही कौशल सिखाया जाता है। अब एक बार में जब एक ही कौशल सिखाया जाएगा तो समय यह अधिक लेगी, क्या लेगी, समय अधिक लेगी। यह केवल और केवल उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, संसाधनों का अभाव है। अब जब एक बार में एक ही कौशल सिखाया जाएगा तो आपके समझ में एक बात आ रही होगी, जब एक बार में एक ही कौशल सिखाया जा रहा है तो ऐसे सिखाने वाले अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी तो पाया जाएगा, कमी भी तो पाई जाएगी। इसी कमी को दूर करने के लिए हम एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है दल शिक्षण, एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है दल शिक्षण। अब ये क्या होती है, कौन है इस विधि का जनक, ये भी हम लोग जान लेते हैं। एक विधि है दल शिक्षण, और दल शिक्षण विधि का एक जनक है जिसकी मैं आपसे बात करता हूं। 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय पढ़ता है आपके अमेरिका में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मैक्सिलैंड एवं होएंगा एंड होएंगा भी जुड़े हुए हैं, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक स्किनर भी जुड़े हुए हैं। 1938 में इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें सफेद रंग के चूहों पर इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। आप लोग यहां जनक 1955 में डेविड बोरविक, डेविड बोरविक। इस विधि का जो उपयोग है
यह विधि जो उपयोगी है वह उपयोगी है आपकी कौन सी कक्षाओं में? केवल उच्च स्तर पर उपयोगी है। केवल उच्च स्तर पर क्या है? उच्च स्तर पर उपयोगी है। केवल और केवल कहां है? उच्च स्तर पर उपयोग किया जाता है। अब एक चीज दल। अब आप एक दल बना रहे हैं। दल समूह से बनता है। अब दल बनाने के लिए एक अगली चीज आती है दल के सोपान। दल के क्या है? सोपान। अब दल के जो सोपान होते हैं वो 3 होते हैं। दल के सोपान कितने होते हैं? 3 होते हैं। चीजों को यहां समझना। दल के सोपानों में सबसे पहले किसी चीज की योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, योजना। उसके बाद में योजना को क्रिया का रूप दिया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन के बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले हमने किसी चीज की योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन किया और फिर मूल्यांकन किया। प्लानिंग के साथ हम चीजों को पढ़ते हैं। जैसे आपने योजना बनाई, मैं इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ने के बाद आपने क्रिया का रूप दिया, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं क्या उससे कोई प्रश्न आता है और कैसा आता है? तो मैं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा और अपनी तैयारी को यहां देखूंगा। तो यहाँ सोपान होते हैं आपके कितने? 3। याद रह जाएंगे, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। हम आगे चलते हैं और आगे एक बात आती है कि दल में किस किस को आप लोग शामिल करेंगे। दल में किस किस चीजों को आप लोग शामिल करेंगे? तो दल में आप लोग जिसे भी शामिल करेंगे, एक ऐसा दल आप लोग बना रहे हैं जिस दल में आप लोग शामिल जिसे कर रहे हैं, शामिल करने से पहले देखेंगे कि वह व्यक्ति अनुभवी हो। तो वह व्यक्ति कहां से शुरुआत करेंगे? घर से शुरुआत करेंगे। तो एक ही विद्यालय के, पहली बात, एक ही विद्यालय के एक ही विषय के शिक्षक, एक ही विद्यालय के एक ही विषय के शिक्षक, विषय के शिक्षक, एक ही विद्यालय के एक ही विषय के शिक्षक। दूसरा, एक ही विद्यालय के अनेक विषयों के शिक्षक, अनेक विषयों के शिक्षक, अनेक विषयों के शिक्षक, शिक्षक। और अनेक विद्यालयों के, तीसरी बात, अनेक विद्यालयों के, अनेक विद्यालयों के एक ही विषय के शिक्षक, एक ही विषय के शिक्षक, विषय के शिक्षक। यह है दल। इतनी चीजों को आपको यहाँ याद रखना है। आज हम एक चीजें यहाँ लगातार पढ़ रहे हैं। नया टॉपिक आपका है भाषा शिक्षण की विधियां। एक बार जान लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर पढ़ा है। तो देखिए, हम लोगों ने आज पढ़ा था भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा शिक्षण की विधियों में किंडरगार्टन है, खेल विधि है, मांटेसरी है, डाल्टन है, प्रयोजना है, ड्रेकाली है, बुनियादी शिक्षा है, दल शिक्षण है और सूक्ष्म शिक्षण है। हम लोग फिर आगे बढ़े, हमने जाना किंडरगार्टन विधि के बारे में कि कौन जनक है। फिर हमने एक विधि पढ़ी थी खेल विधि, फिर हमने एक विधि पढ़ी थी मांटेसरी विधि। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने यहाँ मांटेसरी विधि के बारे में जाना। फिर ड्रेकाली विधि को पढ़ा और ड्रेकाली के बाद हम सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण हमने पढ़ा, दल शिक्षण हम पढ़ रहे हैं और दल शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण के समाप्त होने के बाद हम एक नई विधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बुनियादी शिक्षा। जिसका नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा। जिसका नाम है बुनियादी शिक्षा। अब इस बुनियादी शिक्षा का जो जनक है वो आपको पता ही है। बुनियादी शिक्षा का जनक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का जनक है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसकी स्थापना करता है वर्धा, महाराष्ट्र में। वर्धा एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में और जहां इस विधि की क्या हुई है? स्थापना। कौन सी विधि की?
बुनियादी शिक्षा की। अब बुनियादी शिक्षा विधि में प्रवेश की जो आयु रखी गई है, एक बालक के प्रवेश की आयु आपकी रखी गई है 7 से 14 वर्ष। 7 से कितनी रखी गई है? 14 वर्ष रखी गई है। यह सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। निःशुल्क एवं क्या प्रदान करती है? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ यह बालक को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा प्रदान करती है। बनाने की क्या प्रदान करती है? प्रदान करती है शिक्षा। बनाने की क्या प्रदान करती है? शिक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह विधि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करती है। किसकी प्रदान करती है? हस्तशिल्प की क्या प्रदान करती है? शिक्षा प्रदान करती है। अब हस्तशिल्प की शिक्षा करेगी प्रदान। अब हस्तशिल्प में क्या आ जाएगा? आपका रंगोली बनाना, चटाई बनाना, कताई करना, मटके बनाना, आप जो हस्त कौशल है जैसे चित्र बनाना, आपका गाने गाना, ये सारी चीजें हस्तशिल्प के इसमें। और हस्तशिल्प की शिक्षा जो याद रखनी है वो केवल और केवल मंद बुद्धि बालकों को प्रदान की जाती है। किनको प्रदान की जाती है? मंद बुद्धि बालकों को प्रदान की जाती है। जी गुरुजी, मंद बुद्धि कौन होते हैं? तो मंद बुद्धि होते हैं वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालक से कम होती है। कम का मतलब वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं और धीरे धीरे ही प्रत्येक दैनिक जीवन की अपनी क्रियाएं करते हैं। अब मैं कुछ मनोवैज्ञानिकों की आपसे बात कर लेता हूं, जिसमें आपको पता है ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम होती है वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक संरचना के आधार पर और बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो साथियों, ये थी कुछ आज की कक्षा की महत्वपूर्ण रोचक बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होगा। मैं आपको बता दूं, आपके जो भी साथी शिक्षक बनना चाहते हैं, विभिन्न राजस्थान और केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक ऐसे सुसज्जित वातावरण में, एक ऐसी अनुभवी टीम के साथ जिसमें है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह, जिनके पास है विगत परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य पर पहुंचाने की एक महारत। तो जहां भी आप लोग एक एडमिशन लें, अपने आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस संस्थान के साथ जुड़े। आप एक संस्थान के साथ जुड़े। हमारा पता है मीना धर्मशाला के सामने, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, अखलेरा सक्सेस क्लासेज आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग व्यस्त रहेंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त रहेंगे। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।